सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से रविवार 28 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 5,30,993 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,03,812 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,11,001 है। कोरोना से अब तक देश में 16,124 मौत हो चुकी है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 1,59,133 मामलों में से 67,600 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद दिल्ली में 80,188 मामलों में से 28,329 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 78,335 मामलों में से 33,216 एक्टिव, गुजरात में 30,773 में से 6,566 एक्टिव, उत्तर प्रदेश में 21,549 में से 6,685 एक्टिव, राजस्थान में 17,119 में से 3,297 एक्टिव और पश्चिम बंगाल में 16,711 मामलों में से 5,293 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना के अब तक 13,521 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,497 एक्टिव मरीज हैं। तेलंगाना में 13,436 में से 8,265 एक्टिव, जबकि आंध्र प्रदेश में कुल 13,098 मामलों में से 7,021 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में 12,965 मामलों में से 2,444 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक में 11,923 में से 4,439 एक्टिव, बिहार में 9,118 संक्रमित मामलों में से 2,130 एक्टिव, आसाम में 7,166 में से 2,338 एक्टिव, जम्मू कश्मीर में कुल 6,966 मामलों में से 2,648 एक्टिव मरीज और उड़ीसा में 6,614 में से 1,980 एक्टिव मरीज है। कोरोना के 5,000 मरीजों वाले राज्यों की सूची में आज पंजाब ने भी अपनी दस्तक दे दी। पंजाब में कोरोना के अब तक कुल 5,056 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से वर्तमान में 1,608 एक्टिव मरीज हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख मसले पर बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संकट आने की वजह से पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि मानसून कोरोना संकट पर भी इस दौरान उन्होंने बात की। मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। लद्दाख में भारत चीन झड़प पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अक्सर बोलते दिखे कि ये साल कब बीतेगा। लोग फोन पर यही बात करते हैं कि साल कब बीतेगा। लोग कह रहे हैं साल अच्छा नहीं, यह शुभ नहीं। लोग चाहते हैं कि यह साल जल्दी बीत जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल देश ने कोरोना संकट देखा, उस बीच अम्फान, निसर्ग तूफान भी आए, फिर टिड्डी दल और भूकंप के इतने झटके, इस बीच पड़ोसी देशों से तनातनी भी हुई। लेकिन इस सब के बावजूद साल को खराब कहना ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी बोले कि मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन आपदाओं की वजह से साल को खराब मानना ठीक नहीं है। यह सोच लेना कि पूरा साल ही ऐसा है, ठीक नहीं। एक साल में एक चुनौती हो या 50 चुनौती, उससे साल खराब नहीं होता। शहीदों पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगे कहा कि अनलॉक में कोरोना का हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर के सुधार का जिक्र किया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को तेजी मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को याद किया और कहा कि वह अनेक भाषाओं को जानते थे। वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे।
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिल्ली में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने इस बारे में देश के 3 वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की है और सभी का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान से डर उत्पन्न हुआ था कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच जाएगी। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब यही मॉडल एनसीआर में भी लागू किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए दिल्ली में उठाए जा रहे कदमों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ कोई खींचतान नहीं है और सारे फैसले दिल्ली सरकार की सहमति से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की 3 टीमों का भी गठन किया गया, जिसमें केंद्र, आईसीएमआर और दिल्ली के डॉक्टर शामिल थे। इनके सुझावों के आधार पर दिल्ली में अस्पतालों की कमियों को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए रिटायर हो चुके कर्मचारियों को वापस लाया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली में बनाए गए 10,000 बेड के आइसोलेशन सेंटर में आईटीबीपी का मेडिकल स्टाफ लगाया गया है। इसी तरह रेलवे के 16,000 बेड का जिम्मा सेना संभाल रही है। इस साल घातक कोरोना वायरस का पूरी दुनिया पर साया है। लाखों की तादाद में लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस से लड़ाई के बीच कहीं डेंगू का कहर न फैल जाए, इसके लिए लखनऊ में महिलाओं ने एक खास मुहिम आरंभ की है। लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके की ये महिलाएं घर घर जाकर घंटी बजाओ अभियान के माध्यम से लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रही हैं। बीते सालों में मड़ियाओं थाना क्षेत्र में स्थित फैजुल्लागंज डेंगू की बीमारी का दर्श झेल चुका है। लखनऊ के फैजुल्लागंज निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी के नेतृत्व में लोग डेंगू के खिलाफ जागरूकता की जंग छेड़े हुए हैं। लद्दाख मसले पर केंद्र सरकार को घेर रहे राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि वह चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन पर बात कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में अमित शाह से लद्दाख के ताजा हालात पर भी सवाल किया गया था। इसका श्री शाह ने जवाब नहीं दिया और कहा कि अभी इस पर बात करने का सही वक्त नहीं है। अमित शाह से राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर सवाल पूछा गया था। इस पर श्री शाह बोले कि संसद होनी है, चर्चा करनी है, कोई नहीं डरता चर्चा से। 1962 से अब तक की स्थिति पर दो हाथ हो जाने चाहिए, मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन को खुशी हो। अमित शाह ने आगे कहा कि भारत सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा से लड़ने में सक्षम है, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष ऐसी ओछी राजनीति करता है। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट का आगे जिक्र करते हुए अमित शाह बोले कि कांग्रेस और राहुल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। उनकी इस बात को पाकिस्तान और चीन में लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता का हैशटैग चीन पाकिस्तान को बढ़ावा देता है, वह भी ऐसे संकट के वक्त में। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट रहने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखते रहें। ये आपके लिए कई मौकों पर मददगार उपयोगी साबित हो सकते हैं। चीन की आक्रामकता के चलते एलएसी पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ चीन शांति के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी आर्मी पेंगोंग झील इलाके में पक्की सड़क और बंकर बनाने के बाद अब हेलीपैड का भी निर्माण कर रही है। दरअसल एलएसी पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट के माध्यम से तंज कसते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में पहले भी राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम से पहले कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात कब होगी।
देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली के सरकारी एलएनजेपी अस्पताल के एक चिकित्सक की रविवार को कोविड-19 संक्रमण के कारण एक निजी अस्पताल के आईसीयू में मौत हो गई। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने बताया कि चिकित्सक की सुबह मौत हुई। वह एनेस्थीसिया के चिकित्सक थे। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल को केवल कोविड-19 मरीजों के इलाज वाले अस्पताल के रूप में तब्दील किया है। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि आज सुबह वह जिंदगी की जंग हार गए। सूत्रों ने बताया कि चिकित्सक की मैक्स स्मार्ट के आईसीयू में मौत हो गई, जो साकेत में कोविड-19 अस्पताल है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में अब तक कई स्वास्थ्य कर्मी आ चुके हैं। चीन के साथ एक तरफ जहां लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान के युद्धपोतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शनिवार को अभ्यास किया। दोनों देशों की नौसैनिकों की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। जापानी समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस युद्धाभ्यास को आपसी समझ को बढ़ावा देने वाला करार दिया, जिसमें दोनों ही देशों से दो युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। वैसे तो भारत और जापान के बीच नौसैन्य अभ्यास अब रूटीन है, लेकिन जिस समय यह किया गया है उसे लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव से जोड़कर देखा जाएगा। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के महानिदेशक वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने कहा कि हम रणनीतिक संचार के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नौसैनिक वहां पर युद्ध के उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक संदेश है। भारत के नौसैन्य पोत आईएनएस राणा, आईएनएस कुलिश और जापान की नौसेना के जेएस कशिमा और जेएस शमायुकी ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में जापान के राजदूत ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान यह 15वां अभ्यास है। दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, इस अभ्यास का मकसद सामरिक और संचार प्रशिक्षण है, जिसका कोई विशिष्ट परिदृश्य नहीं है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने शनिवार को विजयवर्गीय पर कई गंभीर आरोप लगाए। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की हार के लिए वही जिम्मेदार है और विजयवर्गीय फिर से सूबे में 3 माह पुरानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत का कहना है कि विजयवर्गीय ने मालवा क्षेत्र में 10 से 12 बागी बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया था, जिनकी वजह से असल कैंडिडेट्स के वोटों पर असर पड़ा। उनके मुताबिक 2018 के चुनाव में भाजपा की मध्य प्रदेश में हार के पीछे यही प्रमुख वजह रही थी। यहां तक कि विजयवर्गीय ने बागियों को फंडिंग भी की। श्री शेखावत का दावा है कि वे ही विजयवर्गीय को लेकर राजनीति में आए, पर बाद में उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सीनियर बीजेपी नेता ने कहा कि विजयवर्गीय 2018 में 35 सीटों के लिए प्रभारी थे। उन्होंने 13 साल से सीएम गद्दी पर बैठे श्री चौहान को वहां से हटाने के लिए ऐसे तिगड़म भिड़ाई ताकि पार्टी को कम सीटें मिलें। विवादित बिजनेसमैन और पत्रकार जीतू सोनी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जीतू सोनी को पकड़ा है। कई केस दर्ज होने के बाद जीतू सोनी पिछले कई महीनों से फरार था। क्राइम ब्रांच की टीम ने जीतू सोनी के भाई को भी गिरफ्तार किया है। जीतू सोनी का भाई भी कई मुकदमों में आरोपी है। बताया जा रहा है कि गुजरात के एक फार्म हाउस से करीब 4 दिनों पहले जीतू सोनी के भाई को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि जीतू बच गया था और गुजरात में कहीं छुप गया था। डीआईजी हरि नारायणचारी मिश्रा ने कहा कि जीतू सोनी को रविवार 28 जून की सुबह गुजरात से इंदौर लाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि जीतू के खिलाफ 45 केस दर्ज हैं। रंगदारी मांगने, ब्लैकमेलिंग करने, मानव तस्करी और फर्जीवाड़ा समेत कई चार्ज इंदौर पुलिस ने जीतू पर लगाए हैं। 60 साल के जितेंद्र उर्फ जीतू पर अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। कुछ ही दिनों पहले योग गुरु रामदेव ने कोरोना के इलाज में 100% रिकवरी रेट का दावा करते हुए कोरोनिल दवाई लॉन्च की थी, लेकिन दवा लॉन्च होने के बाद इस बात को लेकर विवाद हो गया कि पतंजलि ने इस दवा को लॉन्च करने की अनुमति
संबंधित मंत्रालय से नहीं ली थी और साथ ही साथ इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल का भ्रामक प्रचार करने के आरोप में रामदेव बाबा और अन्य 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। रामदेव बाबा के अलावा जिन 4 लोगों पर केस दर्ज है उनमें आचार्य बालकृष्ण का नाम भी है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुराग वासणे, निम्स के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर आरोपी बनाए गए हैं। ये शिकायत वकील बलराम जाखड़ ने की है। बलराम जाखड़ ने अपनी एफआईआर में कहा है कि फर्जी दवाई बनाकर अरबों रुपए कमाने के मकसद से कोरोनिल दवा बनाने का दावा किया गया था। इससे पहले बाबा रामदेव के खिलाफ बीते मंगलवार को जयपुर के गांधीनगर थाने में परिवाद दर्ज किया गया था। परिवाद जयपुर के डॉक्टर संजीव गुप्ता ने यह कहते हुए दर्ज कराया था कि कोरोना की दवा बनाने का दावा करने रामदेव बाबा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 28 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 29 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।